जय हिंद। एक कमिश्नर और उनके अधिकारियों के पास पुलिस की एक टीम पहुंचती है। सबसे पहले कमिश्नर साहब के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद पुलिस की टीम पहुंच जाती है कमिश्नर साहब की गिरफ्तारी करने के लिए। कमिश्नर साहब की गिरफ्तारी के बाद हर कोई यही सवाल करने लगा कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई। जिसको इस केस के बारे में पता चला उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के बद्दी में, जहां पर केतन कुमार और भावेश कुमार नाम के दो भाई हैं। दरअसल रहने वाले वो गुजरात के हैं, पर बद्दी में हिमाचल प्रदेश में उनका फैक्ट्री का सेटअप है, यानी कि उद्योगपति है। अब जो केतन कुमार है वो बद्दी में रहकर अपने भाई की फैक्ट्री को देखा करते हैं, और जो भाई भावेश है वो वहां पर नहीं रहते, वो बल्कि बाहर रहा करते हैं। भाई बेफिक्र रहते हैं क्योंकि उनके भाई केतन लगातार फैक्ट्री पर पैनी नजर बनाए रखते हैं, एक एक चीज में अपना योगदान देते हैं। अब होता क्या है, दरअसल उनकी कंपनी पर पीएफ ऑफिस यानी ईपीएफओ की तरफ से कथित तौर पर पिछले 4-5 साल से एक मामला चलाया जा रहा था। इस मामले को लेकर लगातार समन भी आते थे और क्वेरीज भी आती थी, पर केतन कुमार द्वारा वो क्वेरीज सॉल्व कर दी जाती थी, उनके जवाब बना दिए जाते थे और उनके जवाब में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे वो कथित तौर पर दे दिए जाते थे। पर अब लेटेस्ट क्या होता है वो आपको बताते हैं। साल 2019 में शुरू हुए इस मामले से केतन कुमार भी दुखी आ चुके थे, क्योंकि उन्हें कभी दफ्तर में जाना पड़ता था, कभी कागजात भेजने पड़ते थे और कभी उस दफ्तर के कर्मचारी यहां पर भी आ जाया करते थे। इसलिए केतन कुमार ने कंसर्न अधिकारी को रिक्वेस्ट की कि सर, हमारा ये मामला इतना लंबा चल रहा है, इतना बड़ा तो मामला भी नहीं है, आप इस मामले को कृपया करके निपटा दीजिए। अब इसके ठीक बाद जो होता है वो सुनकर सभी हैरान परेशान रह जाते हैं। 22 नवंबर को अचानक से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक केतन कुमार के पास एक कॉल आती है। ये कॉल संजय नाम के शख्स द्वारा की गई होती है, जो कि ईपीएफओ में कंसल्टेंट के पद पर तैनात थी। संजय केतन कुमार को कहते हैं कि आपका जो मामला है वो पिछले 4-5 साल से चल रहा है, अगर आप इस मामले को निपटाना चाहते हैं तो इस मामले में हम आपकी मदद कर सकते हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक संजय ने कहा कि आपको इस मामले के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप ये खर्चा करने के लिए तैयार हैं तो मामला बहुत जल्दी निपट सकता है। सीनियर अधिकारियों को इस पूरे मामले में लूप में लिया जाएगा, उनकी मदद से ही इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा। अब जब ये बात केतन सुनते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर सीधे तौर पर फोन पर कोई भी अधिकारी या बिचौलिया कैसे रिश्वत मांग सकता है। अब इतना ही नहीं, संजय नाम का ये कंसल्टेंट कथित तौर पर केतन कुमार को अगले दिन यानी 23 तारीख को अपने दफ्तर में आकर मिलने के लिए कहता है। अब केतन ऐसा ही करते हैं, वो 23 तारीख को सीधा जाकर संजय नाम के इस कंसल्टेंट से मिलते हैं, या फिर यूं कहे कि बिचौलिए से मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि सर, हम अपना मामला सॉल्व करना चाहते हैं। पर जब केतन को संजय नाम के इस बिचौलिए द्वारा 10 लाख रुपए की रिश्वत की एक कॉल आई थी, उसी के बाद उन्होंने और उनके परिवार ने फैसला कर लिया था कि रिश्वत तो नहीं देनी है, बल्कि भ्रष्टाचार को रोकना है। इसी क्रम में केतन पहुंचे सीबीआई के दफ्तर में। उन्होंने वहां पर जाकर अधिकारियों को पूरी बात बताई कि सर, हम एक फैक्ट्री चलाते हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं, पर अचानक से 4-5 साल से ईपीएफओ दफ्तर के कुछ कर्मचारी हमारे खिलाफ एक मामला खोले हुए हैं। हमें यह कहा गया है कि 10 लाख रुपए की रिश्वत दे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर 40 से 50 लाख का जुर्माना डाल दिया जाएगा। अब जब पुलिस के अधिकारी ये सब सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं आता कि सीधे तौर पर फोन पर कैसे कोई सरकारी अधिकारी या कोई बिचौलिया रिश्वत मांग सकता है। अब इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू होता है। सीबीआई के एसपी इस पूरी इंक्वायरी को मार्क कर देते हैं सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार को, और उसके बाद इस केस में
शुरू हो जाता है जांच का सिलसिला। शुरुआती जांच में पता चलता है कि संजय नाम के इस बिचौलिए ने जो पैसा मांगा था वो सीधे तौर पर एनफोर्समेंट ऑफिसर मदन लाल द्वारा मांगा गया था। अब जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो सबसे पहले एनफोर्समेंट ऑफिसर मदन लाल और इसके साथ ही कंसल्टेंट संजय यादव की ओवरऑल रेपुटेशन, यानी कि समाज में कैसी रेपुटेशन है, दफ्तर में कैसी रेपुटेशन है, जो लोग काम करवाने के लिए आते हैं उनमें कैसी रेपुटेशन है, ये पता करने की कोशिश करते हैं। कथित तौर पर यह पता चलता है कि दोनों ही अधिकारी काफी करप्ट हैं। आरोप के मुताबिक ये पता चलता है कि जो एनफोर्समेंट ऑफिसर मदन लाल है वो कंसल्टेंट संजय की मदद से रिश्वत लिया करते हैं, यानी कि जहां भी जिस भी केस में रिश्वत लेनी होती है वहां संजय को आगे कर दिया जाता है और वो बिचौलिया बनकर रिश्वत का मामला सेटल करवाता है। अब जब ये बात सीबीआई के अधिकारियों को पता चली तो उसके बाद उन्होंने प्रॉपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का फैसला किया। अब जब प्रारंभिक जांच मामले की शुरू हुई तो इसके लिए सबसे पहले जो 23 तारीख का दिन निर्धारित किया गया था, केतन कुमार को जब संजय ने अपने पास बुलाया था तो उसी दौरान सीबीआई के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, पर संजय यादव अपने दफ्तर में नहीं मिले। अब इसके बाद केतन कुमार वापस सीबीआई के अधिकारियों के पास आते हैं, बताते हैं कि वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है। फिर संजय को कथित तौर पर कॉल किया जाता है, पूछा जाता है कि सर आप दफ्तर में नहीं हैं, आपने हमें मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद संजय कहते हैं कि मैं एक फैक्ट्री में आया हुआ हूं, आप वहीं पर आ जाएं। अब उस फैक्ट्री का पता दे दिया जाता है और अपने स्कूटर पर सवार होकर केतन कुमार पहुंचते हैं उस फैक्ट्री पर और पीछे पीछे सीबीआई के अधिकारी सादी वर्दी में यानी सादे कपड़ों में आ रहे थे। अब जैसे ही केतन कुमार वहां पर पहुंचते हैं तो संजय कथित तौर पर उनसे 10 लाख रुपए की एक बार फिर से मांग करते हैं। वो कहते हैं कि 5 लाख रुपए तो कमिश्नर साहब को दिया जाना है, 2 लाख रुपए दिया जाना है एनफोर्समेंट ऑफिसर मदन लाल को और इसके साथ ही और भी कई खर्चे हैं जो कि इस पूरे मामले में किए जाने हैं। 1 लाख रुपया रीजनल कमिश्नर को दिया जाना है। तो जब ये सारे खर्चे गिनाए जाते हैं तो उसके बाद ये सब सुनकर केतन कुमार वापस आ जाते हैं और सीबीआई की टीम को, जो कि ट्रैप बिछाने के लिए लगातार तैयार हो रही थी, अपना मन बना रही थी, उस टीम को सारी बात बताते हैं। जो रिकॉर्डर डिवाइस था उसमें भी सारी बातें कैद हो चुकी थी। इसके बाद सीबीआई के दफ्तर में आकर ये सारी चीजें कलमबंद की जाती हैं और एक प्रॉपर एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। एफआईआर में सीधे तौर पर एनफोर्समेंट ऑफिसर मदन लाल और इसके साथ ही जो कंसल्टेंट है संजय यादव, उसका नाम लिखा जाता है। अब इस पूरे मामले की प्रारंभिक जांच में एक चीज तो तय हो चुकी थी कि जो संजय है और इसके साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर मदन लाल वो रिश्वत के और भ्रष्टाचार के इस खेल में कथित तौर पर फंसे हुए हैं या इस दलदल में लगातार धंसते जा रहे हैं। पर दूसरी तरफ जब सीबीआई ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया और यह पता करने की कोशिश की कि आखिर रिश्वत अगर ली जा रही थी तो अल्टीमेटली किसके लिए ली जा रही थी, तो यह पता चला कि इस मामले में कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व है जिनका नाम है रवि आनंद। अब सीबीआई की टीम ने फैसला किया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए एक ट्रैप प्लान किया गया और ट्रैप के अनुसार संजय यादव और उनके साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पर जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी थी वो थी कमिश्नर रवि आनंद की। सीबीआई के अधिकारियों ने कमिश्नर साहब को भी फौरन गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों को अदालत में पेश किया गया और माननीय अदालत ने 30 नवंबर तक इन सभी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में आप एक चीज देखेंगे कि कोई सीनियर अधिकारी हो, कोई जूनियर हो या मिडिल लेवल का अधिकारी हो, जांच एजेंसी जब जांच करती है तो किसी को भी नहीं छोड़ती है। हमारे समाज में एक इंप्रेशन बना हुआ है कि अगर कोई सीनियर अधिकारी है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर यह गलत इंप्रेशन है। हमें यह समझना होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, रिश्वत मांग रहा है, रिश्वत आगे पीछे कर रहा है, सीनियर अधिकारियों तक पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ जांच करने के लिए एजेंसियां बनी हुई हैं और वो फौरी तौर पर कार्रवाई करती हैं। इसलिए कभी भी कानून से अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। कुल मिलाकर हमें सीख ये मिलती है कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाक कितना भी तेज हो, वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। हो सकता है कि 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तक वो बच जाए,
पर एक ना एक दिन कानून के हाथ भ्रष्टाचारी तक जरूर पहुंचते हैं। जय हिंद।